हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय मोहित सर। आज का जो ये वीडियो लेक्चर है वो बीएससी पार्ट थर्ड ईयर क्वांटम मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 3 है। इससे पहले वाला जो लेक्चर था क्वांटम मैकेनिक्स का, उसमें हम बात कर रहे थे कि चिरसम्मत सांख्यिकी पर आधारित जो कृष्णिका के वितरण नियम थे वो कौन कौन से नियम थे। तो उसमें पहला नियम जो हमने डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में वो था वीन का विकिरण नियम। तो वीन के विकिरण नियम में हमने ये देखा था कि जो नियम था वो कृष्णिका के पूर्ण वक्र को समझाने में असफल रहा था। वीन का विकिरण नियम केवल लघु तरंगदैर्घ्य परास में ही कृष्णिका के स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन वक्र को समझाने में सफल रहा। ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट जो नियम दिया था वो दिया था रेले और जीन्स ने। तो आज हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे, रेले और जीन्स का विकिरण नियम। तो सेकेंड नंबर पॉइंट डाल के लिखो, रेले व जीन्स का विकिरण नियम। रेले व जीन्स का विकिरण नियम। ठीक है। तो देखो, रेले और जीन्स ने क्या किया था, अपना विकिरण नियम निकालने के लिए या विकिरण नियम देने के लिए उन्होंने कृष्णिका में अप्रगामी तरंगों की कल्पना की थी। रेले और जीन्स ने अपना वितरण नियम देने के लिए कृष्णिका में अप्रगामी तरंगों की कल्पना की। ठीक है ना। और साथ में उन्होंने ये माना कि किसी भी कृष्णिका के परमाणुओं से विकिरणें ठीक उसी प्रकार से उत्सर्जित होती हैं जैसे कि किसी घनाकार कोटर से अप्रगामी तरंगें उत्पन्न होती हैं। कहने का मतलब, उन्होंने कृष्णिका से उत्सर्जित होने वाले विकिरणों की तुलना किससे कर दी, किसी घनाकार कोटर से निकलने वाली अप्रगामी तरंगों से। और फिर उसने क्या किया कि उन अप्रगामी तरंगों की कंपन विधा ज्ञात की। कंपन विधा का मतलब ये होता है कि कोई भी घनाकार कोटर है, उस घनाकार कोटर की एक्स वाई जेड तीनों दिशाओं में जो अप्रगामी तरंगे हैं वो कितने प्रकार से कंपन करती हुई गति कर सकती है। कहने का मतलब उनकी मोड ऑफ वाइब्रेशंस कितनी है। उन मोड ऑफ वाइब्रेशंस की संख्या ज्ञात की थी किसने, रेले और जीन्स ने। अब उनकी संख्या क्यों ज्ञात की उन्होंने, क्योंकि हम जानते हैं ऊर्जा का जो संविभाजन सिद्धांत होता है उसमें जो एक कंपन विधा के संगत जो औसत ऊर्जा दी जाती है वो केटी के बराबर होती है। ऊर्जा संविभाजन सिद्धांत के अनुसार किसी भी एक कंपन विधा के संगत जो औसत ऊर्जा है वो कितनी होती है, केटी। अगर हम टोटल नंबर ऑफ कंपन विधा या मोड ऑफ वाइब्रेशन ज्ञात कर लेंगे तो उनको किससे गुणा कर देंगे, अगर केटी से, तो अपने पास क्या आ जाएगी, अप्रगामी तरंगों की कुल ऊर्जा आ जाएगी। और उसी की सहायता से फिर अपन क्या दे देंगे, रेले और जीन्स का विकिरण नियम। ठीक है। तो सबसे पहले अपना काम क्या होगा, यहाँ पे हमें सबसे पहले अप्रगामी तरंगों की कंपन विधाओं की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है ना। तो देखो वो कैसे कर सकते हैं अपन। देखो, एक अप्रगामी तरंगों की कंपन विधाओं की संख्या ज्ञात करने के लिए मैं मान लेता हूं कि मेरे पास कोई अप्रगामी तरंग का समीकरण है, y बराबर a sin k डॉट r cos ओमेगा t। ये मैं मान लेता हूं कोई अप्रगामी तरंग का समीकरण है, y बराबर a sin k डॉट r cos ओमेगा t। ठीक है ना। तो देखो इसको कैसे लिख सकते हैं, y बराबर a sin, अभी की वेक्टर लिखा है, इसका मतलब क्या है, इसका x दिशा में भी कंपोनेंट है, y में भी और z में भी। इसी तरह r वेक्टर लिखा है, स्थिति सदिश, इसके कंपोनेंट भी होंगे x y z डायरेक्शंस में, और दोनों का क्या कर रखा है, डॉट प्रोडक्ट। तो यहां से kx आएगा और उसका गुणा किससे होगा, इसके x के गुणांक से या इसके i कैप के घटक से। तो इसका i कैप का घटक कितना होता है, x होता है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं अपन, kx इंटू x। इसी तरह से इसका j कैप का गुणांक और इसके भी j कैप का गुणांक, ky इंटू वाई प्लस kz इंटू जेड कॉस ओमेगा टी। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे ये kx है, इस kx को क्या लिख सकते हैं, nx पाई अपॉन a, ky को ny पाई अपॉन a, kz को nz पाई अपॉन a। ठीक है ना। अब एक बार इस डायग्राम को देखो, यहाँ पे मैंने क्या बना रखा है कि जो घनाकार कोटर अपन ने लिया है
जिसमें से अप्रगामी तरंगों की अपन कल्पना कर रहे हैं, उस घनाकार कोटर की मैंने मान लिया सभी भुजाओं की लंबाई कितनी है, स्मॉल ए के बराबर, मतलब उसकी लंबाई भी स्मॉल है, उसकी चौड़ाई भी स्मॉल है, उसकी ऊंचाई भी कितनी है, स्मॉल ए। तो ये मैं मान लेता हूं कि अपने पास घनाकार कोटर, उसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है, स्मॉल ए है। और ये जो मैंने बना रखी अलग अलग तरंगे, ये बता रही है कि उस घनाकार कोटन के अंदर कितने प्रकार से जो तरंगे हैं वो उत्पन्न हो सकती है, उनकी कंपन विधा क्या है। हो सकता है कि वो तरंगे इस तरह से उत्पन्न हो रही हो, या हो सकता है इस तरह की तरंगे हो, या हो सकता है इस तरह की तरंगे हो। ठीक है ना। तो देखो, अगर इस तरह की तरंगे, अप्रगामी तरंगे उस घनाकार कोटर के अंदर है, जिनके लिए लैम्बडा की वैल्यू कितनी है, 2a के बराबर, तो यहां से अगर k लिखना चाहूं मैं संचरण नियतांक k, तो k क्या होता है 2 पाई बाई लैम्बडा, और लैम्बडा के स्थान पर क्या रखोगे 2a, तो 2 से 2 कैंसिल होगा, कितना आएगा पाई बाई a, या इसको ऐसा भी लिख सकता हूं 1 डॉट पाई बाई a। इस तरह से यहाँ पे लैम्बडा की वैल्यू कितनी है, स्मॉल a के बराबर, तो k की वैल्यू निकालोगे इसी तरह, तो कितनी आएगी 2 पाई बाई a। फिर यहाँ लैम्बडा की वैल्यू कितनी है 2a बाई 3, तो इसके लिए k की वैल्यू निकालोगे कितनी आएगी 3 पाई बाई a। ठीक है ना। तो देखो, ये जो अपन ने लिखा है kx बराबर nx पाई अपॉन a, ky बराबर ny पाई अपॉन a, kz बराबर nz पाई अपॉन a। तो यहाँ पे जो nx ny nz है, वो nx ny nz क्या क्या हो सकते हैं, देखो यहाँ से पाई बाई a के गुणांक में आ रही है k की वैल्यू, यहाँ 1 पाई बाई a, यहाँ 2 पाई बाई a, 3 पाई बाई a। इसका मतलब जो पाई बाई a के अतिरिक्त जो nx ny nz मिल रहे हैं वो क्या हो सकते हैं, पूर्ण गुणज, सॉरी पूर्णांक हो सकते हैं, धनात्मक पूर्णांक। तो क्या हो सकती है इनकी वैल्यू 1 2 3 इस तरह से। ठीक है ना। जैसे यहाँ पे देखो वैल्यू कितनी है 1 है, यहाँ वैल्यू कितनी है 2 है, यहाँ वैल्यू कितनी है 3 है। तो nx ny nz जो है वो धनात्मक पूर्णांक है, और धनात्मक पूर्णांक कुछ भी हो सकते हैं, वो 1 2 3। ठीक है। अब देखो आगे, अब देखो यहाँ पे जो nx ny nz जो लिखे हैं, इनको बोलेंगे क्या, इनको अपन बोलेंगे अर्ध तरंग दैर्ध्य की संख्या। अर्ध तरंग दैर्ध्य की संख्या का मतलब देखो, जैसे यहाँ पे तरंग कैसी है, आधी है, यहाँ पे तरंग कैसी है आधी, और यहाँ पे तरंग कैसी है पूरी है। तो देखो यहाँ पे आधी तरंग है, तो आधी तरंग है तो गुणांक कितना आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है। यहाँ पे आधी और आधी मिलके पूरी तरंग बन गई, तो यानी आधी आधी कितनी तरंग है, 2 तरंग है, इसलिए गुणांक कितना है यहाँ पे 2। इस तरह यहाँ पे देखो 1 2 3 तरंगे आधी, इसलिए यहाँ पे गुणांक पाई बाई a का कितना लिखा है 3। इसका मतलब nx ny nz जो है वो किसको प्रदर्शित करते हैं, अर्ध तरंग दैर्ध्यों की संख्या को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। अब देखो आगे क्या करना है, k स्क्वायर की वैल्यू क्या लिख सकता हूं मैं, k डॉट k लिखूंगा, तो k डॉट k का मतलब क्या है, kx स्क्वायर प्लस ky स्क्वायर प्लस kz स्क्वायर, या k स्क्वायर बराबर kx स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं nx स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस ny स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस nz स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। ठीक है ना। तो यहां से देखो पाई स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर तो कॉमन आ जाएगा, तो कितना आएगा k स्क्वायर बराबर nx स्क्वायर प्लस ny स्क्वायर प्लस nz स्क्वायर पाई स्क्वायर बट्टे a स्क्वायर, या nx स्क्वायर प्लस ny स्क्वायर प्लस nz स्क्वायर बराबर, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, इसका भाग दे दो पाई स्क्वायर का, कितना आएगा k स्क्वायर a स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर। ठीक है। इतना लिखो एक बार, फिर आगे करते हैं। काम करो, इसको लिखने से पहले इसकी थ्योरी अपन लिखवाना भूल गए, तो एक बार इसकी थोड़ी सी थ्योरी लिखो। रेले और जीन्स का जो विकिरण नियम है उसका थ्योरेटिकल पोर्शन लिखना है पहले अपन को थोड़ा, उसके बाद में लिखना है ये मैथमेटिकल पोर्शन। ठीक है ना। तो थ्योरी में लिखो, रेले व जीन्स ने
लैले व जीन्स ने कृष्णिका में अप्रगामी तरंगों की कल्पना करते हुए लैले व जीन्स ने कृष्णिका में अप्रगामी तरंगों की कल्पना करते हुए ऊर्जा वितरण का नियम दिया। अप्रगामी तरंगों की कल्पना करते हुए ऊर्जा वितरण का नियम दिया। आगे लिखो, रैले के अनुसार कृष्णिका में स्थित परमाणुओं से अब जो रैले था उसने परमाणुओं को एक नाम दिया था, परमाणविक दोलित्र। तो ब्रैकेट में ये भी लिख लो, परमाणविक दोलित्र। रैले के अनुसार कृष्णिका में स्थित परमाणविक दोलित्रों से विकिरणें ठीक उसी प्रकार उत्सर्जित होती हैं। परमाणविक दोलित्रों से विकिरणें ठीक उसी प्रकार उत्सर्जित होती हैं जिस प्रकार किसी घनाकार कोटर से निश्चित तरंगदैर्ध्य परास की अप्रगामी तरंगें उत्सर्जित होती हैं। निश्चित तरंगदैर्ध्य परास की अप्रगामी तरंगें उत्सर्जित होती हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिखो, कृष्णिका में अप्रगामी तरंगों की कंपन विधा या ब्रैकेट में लिख लो मोड ऑफ वाइब्रेशन, कंपन विधा ज्ञात करने के लिए माना अप्रगामी तरंग का समीकरण निम्न है। कंपन विधा की संख्या ज्ञात करने के लिए माना अप्रगामी तरंग का समीकरण निम्न है। अप्रगामी तरंग का समीकरण निम्न है। लिखो y बराबर a sin k डॉट r cos ओमेगा t। स्टार्टिंग की 3 स्टेप लिखो, ये वाली और यहां तक 3 स्टेप, और साइड में डायग्राम भी बनाना है। स्टार्टिंग की 3 स्टेप लिख लो और साइड में डायग्राम भी बनाओ। लिखिए यहां तक। इसके बाद नीचे लिखो, यहां
nx, ny, nz बराबर 1, 2, 3 डैश डैश। nx, ny, nz बराबर 1, 2, 3 डैश डैश। क्रमशः x, y, z दिशा में, क्रमशः x, y, z दिशा में अर्ध तरंग दैर्ध्य की संख्या है। x, y, z दिशा में अर्ध तरंग दैर्ध्य की संख्या है। ठीक है, उसके बाद नीचे लिखो, चूंकि k स्क्वायर बराबर kx स्क्वायर प्लस ky स्क्वायर प्लस kz स्क्वायर, यहां तक लिख लो नीचे तक, nx स्क्वायर प्लस ny स्क्वायर प्लस nz स्क्वायर बराबर k स्क्वायर a स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर। अब आगे देखो, यहां तक लिखने के बाद आगे देखो, ये k क्या है, k संचरण नियतांक है और उसकी वैल्यू अपन जानते हैं कितनी होती है, 2 पाई बाई लैम्बडा, और लैम्बडा की जगह क्या लिख सकते हो तुम, c बाई न्यू, तो कितना आएगा 2 पाई न्यू बट्टे c। ठीक है ना, तो k की जगह पर ये वैल्यू रखो, यहाँ पे ये वाली वैल्यू k की यहाँ रखनी है, तो क्या आएगा nx स्क्वायर प्लस ny स्क्वायर प्लस nz स्क्वायर बराबर k स्क्वायर लिखना है 4 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर इंटू a स्क्वायर बट्टे पाई स्क्वायर। पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल, 4a स्क्वायर न्यू स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, ये आ जाएगा nx स्क्वायर प्लस ny स्क्वायर प्लस nz स्क्वायर बराबर 4a स्क्वायर न्यू स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये जो nx, ny, nz अपन ने लिखे हैं, इन nx, ny, nz का प्रत्येक समुच्चय जो होगा वो एक कंपन विधा को प्रदर्शित करेगा। कहने का मतलब, अगर nx, ny, nz की वैल्यू क्या है 1, 1, 1, तो ये किसको प्रदर्शित करेगा, एक कंपन विधा को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, और हमें तो क्या चाहिए, हमें तो टोटल कंपन विधाओं की संख्या चाहिए जिनकी आवृत्ति क्या हो, 0 से लेकर न्यू तक हो। टोटल कंपन विधाओं की संख्या जिनकी आवृत्ति क्या हो, 0 से न्यू तक हो। ठीक है ना, तो वो टोटल कंपन विधाओं की संख्या क्या होगी कि nx, ny, nz के कितने संभव मान है, वो सभी संभव मानों का समुच्चय बनाए और वो समुच्चय क्या होंगे, फिर उसके टोटल कंपन विधाओं की संख्या। यानी हमें nx, ny, nz के क्या चाहिए, सभी संभव मान चाहिए। तो देखो उसके लिए अपन क्या करते हैं, एक बार इस समीकरण को देखो, nx स्क्वायर प्लस ny स्क्वायर प्लस nz स्क्वायर बराबर 4a स्क्वायर न्यू स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। तो देखो ये किस समीकरण की तरह इसका व्यवहार है, ये गोले की समीकरण को प्रदर्शित कर रही है। गोले की समीकरण लिखते हैं, क्या लिखते हैं अपन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, जहां आर क्या होती है उसकी त्रिज्या। अब यहाँ पे देखो आर के स्थान पर क्या लिख सकता हूं मैं, 2a न्यू अपॉन c, ऐसा लिखता हूं ना, इस वाली टर्म को ऐसा लिख सकता हूं। कहने का मतलब आर किसके बराबर आ गया, 2a न्यू बटे c के बराबर। ठीक है, तो इस समीकरण की तुलना अपन किससे कर सकते हैं, गोले के समीकरण से अगर करें तो अपन को क्या पता लगता है कि एक ऐसा गोला बनेगा जिसकी त्रिज्या कितनी होगी, 2a न्यू बटे c के बराबर। एक ऐसा गोला बनेगा जिसकी त्रिज्या कितनी होगी, 2a न्यू बटे c। ठीक है ना, और उस पूरे गोले के अंदर क्या होंगे, nx, ny, nz के सभी संभव मान होंगे। वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, वो नेगेटिव भी हो सकते हैं। कैसे,
कि गोले की बात करूं तो गोले में कितने होंगे, अगर गोले के अपन एक समान 8 टुकड़े करें तो कितने क्वाड्रेंट बनेंगे, कितने क्वाड्रेंट बनेंगे 8। और उसमें जो वैल्यूज होंगी वो किस तरह से होंगी, देखो प्लस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस, प्लस प्लस प्लस, या प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस प्लस, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, या माइनस माइनस माइनस। इस तरह से जिस तरह से वृत्त की बात करते हो तुम, ये वृत्त होता है, इसके कितने चतुर्थांश, ये तो 4 भाग होते हैं वृत्त में, तो 1 2 3 4। इस तरह गोले के अंदर कितने भाग होते हैं 8। वृत्त में तो इधर पॉजिटिव पॉजिटिव, इधर कह लेते हो नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है, और इधर कह लेते हो नेगेटिव नेगेटिव, इधर कह लेते हो पॉजिटिव नेगेटिव। इस तरह से गोले के अंदर इस तरह से कितने युग्म बन सकते हैं, 8 युग्म बन सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन अपन को केवल कौन सा युग्म लेना है, अपन को केवल वो युग्म लेना है जिसमें nx ny nz तीनों के मान कैसे होने चाहिए, धनात्मक होने चाहिए। क्यों, क्योंकि ये जो nx ny nz है वो क्या है, अर्ध तरंगदैर्ध्यों की संख्या है, और वो संख्या क्या नहीं हो सकती, नेगेटिव नहीं हो सकती। इसलिए तीनों वैल्यू अपन को कैसी देखनी है, पॉजिटिव देखनी है। कहने का मतलब अपन को केवल पूरे गोले में से वो वाला भाग देखना है जिसमें nx ny nz क्या होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए। तो पूरे गोले का अपन को कौन सा भाग लेना है, केवल 1/8वां भाग लेना है, ठीक है। कहने का मतलब अगर मैं एक ऐसा गोला खींचूं जिसकी त्रिज्या कितनी हो 2a न्यू बाई c, तो इस गोले के 1/8वें भाग के अंदर जितने बिंदु समाहित होंगे वो सभी बिंदु कुल कंपन विधाओं की संख्या को प्रदर्शित करेंगे। पूरे गोले के अंदर उस गोले के 1/8वें भाग के अंदर जितने भी बिंदु समाहित होंगे वो सभी बिंदुओं की संख्या अप्रगामी तरंग में कुल कंपन विधाओं की संख्या को क्या करेगी, प्रदर्शित करेगी, ठीक है ना। तो देखो आगे, तो अपन को कुल कंपन विधाओं की संख्या लिखनी है, ठीक है ना। 0 से न्यू आवृत्ति तक की कुल कंपन विधाओं की संख्या लिखनी है। तो कैसे लिखेंगे, पूरा आयतन तो लेंगे नहीं गोले का, अपन केवल कौन सा भाग लेंगे, गोले के आयतन का 1/8वां भाग, जिसके अंदर nx ny nz की वैल्यू क्या होंगी, तीनों वैल्यू धनात्मक होंगी। तो टोटल आयतन तो होता है 4/3 पाई r क्यूब, लेकिन हमें तो कौन सा आयतन लिखना है इसका, 1/8वां भाग, 4/3 पाई। अब r क्यूब की जगह क्या लिखेंगे, अपनी त्रिज्या कितनी है 2a न्यू बट्टे c का क्यूब, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे अपन, कितना आएगा देखो, 1/8 4/3 पाई 8a क्यूब न्यू क्यूब बट्टे c क्यूब, ठीक है। देखो 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा अपने पास, 4/3 पाई a क्यूब न्यू क्यूब बट्टे c क्यूब, ठीक है। तो ये अपने पास क्या आ जाएगी, कंपन विधाओं की संख्या आ जाएगी टोटल, 0 से न्यू आवृत्ति तक की टोटल कंपन विधाओं की संख्या। अब अपन को अगर कंपन विधाओं की संख्या क्या लिखनी है, एकांक आयतन के लिए अंदर लिखनी है, तो एकांक आयतन के अंदर लिखने के लिए अपन क्या करेंगे, ये जो a क्यूब लिखा है a क्यूब, इस a क्यूब का क्या लगा देंगे, भाग, क्योंकि a क्यूब भी किसको प्रदर्शित कर रहा है, धनाकार कोटर के आयतन को। तो एकांक आयतन में कंपन विधाओं की संख्या लिखोगे तो क्या लिखोगे, 4/3 पाई न्यू क्यूब बट्टे सी क्यूब, ठीक है। ये तो 0 से न्यू आवृत्ति परास में कंपन विधाओं की संख्या है। अगर हमें एक निश्चित परास के अंदर लेनी है कंपन विधाओं की संख्या, निश्चित परास का मतलब न्यू से लेके न्यू प्लस डी न्यू आवृत्ति परास में कंपन विधाओं की संख्या लिखनी है, तो वो कैसे लिखोगे, ये तो 0 से न्यू आवृत्ति परास में है, फिर क्या लिखोगे, न्यू प्लस डी न्यू परास के अंदर लिखोगे, यानी न्यू की जगह क्या लिखोगे, न्यू प्लस डी न्यू। ये तो न्यू के लिए अंदर लिखा है, अब न्यू की जगह क्या लिखोगे, नेक्स्ट स्टेप में न्यू प्लस डी न्यू, फिर न्यू प्लस डी न्यू वाली टर्म में किसको घटाओगे, न्यू वाली टर्म को, तब किसके अंदर आएगी तुम्हारे पास कंपन विधाओं की संख्या, डी न्यू आवर्ती परास में। तो वो अपन सीधा भी लिख सकते हैं, देखो कैसे लिखेंगे उसको, ये जो न्यू क्यूब वाली टर्म है इसका अवकलन कर दो तुम, किसके सापेक्ष अवकलन कर दो, न्यू के सापेक्ष, तो क्या आएगा 4/3 पाई इंटू 3 न्यू स्क्वायर बटे सी क्यूब, या 3 से 3 कैंसिल, 4 पाई न्यू स्क्वायर अपॉन सी क्यूब।
तो ये जो लास्ट टर्म आ रही है ये क्या बताएगी अपन को, न्यू से न्यू प्लस डी न्यू आवर्ती परास के अंदर प्रति एकांक आयतन में कुल कंपन विधाओं की संख्या। ठीक है ना, 4 पाई न्यू स्क्वायर अपॉन सी क्यूब इंटू डी न्यू साथ में। ठीक है ना, तो ये क्या बताइए, कुल कंपन विधाओं की संख्या न्यू से न्यू प्लस डी न्यू आवर्ती परास के अंदर। तो यहां तक लिख लिया तुमने, उसको लिखने के बाद फिर नीचे लिखो यहां तक लिखने के बाद। अभी ये कुछ नहीं लिखना, यहां तक लिखा है, उसके बाद में आगे लिखना है। लिखो nx, ny, nz का एक समुच्चय, nx, ny, nz का एक समुच्चय एक कंपन विधा को प्रदर्शित करता है। nx, ny, nz का एक समुच्चय एक कंपन विधा को प्रदर्शित करता है, एक कंपन विधा को प्रदर्शित करता है। अतः 0 से न्यू आवर्ती परास में, अतः 0 से न्यू आवर्ती परास में कुल कंपन विधाओं की संख्या, 0 से न्यू आवर्ती परास में कुल कंपन विधाओं की संख्या, कुल कंपन विधाओं की संख्या 2a न्यू बट्टे सी, कुल कंपन विधाओं की संख्या 2a न्यू बट्टे सी त्रिज्या के गोले, त्रिज्या के गोले, त्रिज्या के गोले के 1/8वें भाग, त्रिज्या के गोले के 1/8वें भाग के आयतन में उपस्थित, 1/8वें भाग के आयतन में उपस्थित कुल बिंदुओं की संख्या के बराबर होगी। 1/8वें भाग के आयतन में उपस्थित कुल बिंदुओं की संख्या के बराबर होगी। लिखो अतः कंपन विधाओं की संख्या, अतः कंपन विधाओं की संख्या, ये लिखो 1/8 इंटू 4/3 पाई 2a न्यू बाई सी का होल क्यूब। केवल ये लिखना है ये। ठीक है, फिर नीचे लिखो न्यू से न्यू प्लस डी न्यू आवर्ती परास में, न्यू से न्यू प्लस डी न्यू आवर्ती परास में, न्यू से न्यू प्लस डी न्यू आवर्ती परास में प्रति एकांक आयतन में कंपन विधाओं की संख्या, न्यू से न्यू प्लस डी न्यू आवर्ती परास में प्रति एकांक आयतन में कंपन विधाओं की संख्या। तो वो कंपन विधाओं की संख्या कैसे करोगे, एक बार तो a क्यूब का भाग लगाना है प्रति एकांक आयतन के लिए, और इस न्यू क्यूब का क्या कर दोगे, अवकलन कर दोगे, तो कितना आएगा 3 न्यू स्क्वायर इंटू डी न्यू आएगा। ठीक है ना, 3 से 3 कैंसिल आ जाएगा, लास्ट में वैल्यू कितनी आएगी तुम्हारे पास 4 पाई न्यू स्क्वायर अपॉन सी क्यूब इंटू डी न्यू। ये रिजल्ट लिखना है लास्ट में। न्यू से न्यू प्लस डी न्यू आवर्ती परास में प्रति एकांक आयतन में कंपन विधाओं की संख्या 4 पाई न्यू स्क्वायर अपॉन सी क्यूब इंटू डी न्यू। ठीक है, ये तो ये कंपन विधाओं की संख्या तो आई है, लेकिन हमें ये बात पता है कि जो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं उनकी ध्रुवण अवस्थाएं कितनी होती है, 2। विद्युत चुंबकीय तरंगों की 2 ध्रुवण अवस्थाएं होती हैं। ठीक है ना, इसलिए टोटल कंपन विधाओं की संख्या लिखने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, ये जो अपने पास वैल्यू आई है इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो लास्ट में लिखो चूंकि विद्युत चुंबकीय तरंगों की 2 ध्रुवण अवस्थाएं होती हैं,
चूंकि विद्युत चुंबकीय तरंगों की दो ध्रुवण अवस्थाएं होती हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगों की दो ध्रुवण अवस्थाएं होती हैं, अतः कुल कंपन विधाओं की संख्या लिखो 8 पाई न्यू स्क्वायर अपॉन सी क्यूब इंटू डी न्यू। ठीक है, तो ये कुल कंपन विधाओं की संख्या अपने पास आ गई। अब इसको डिनोट कर देते हैं अपन कंपन विधाओं की संख्या को एन न्यू डी न्यू से। एन न्यू डी न्यू बराबर 8 पाई न्यू स्क्वायर अपॉन सी क्यूब इंटू डी न्यू। अब ये तो आवर्ती की फॉर्म में लिखी है अपन ने। अगर इसको अपन को किसके रूप में चेंज करना है, तरंगदैर्घ्य के फॉर्म में, तरंगदैर्घ्य के रूप में चेंज करना है तो कैसे कर सकते हो, न्यू बराबर क्या होता है सी बाई लैम्डा, और डी न्यू करोगे तो कितना आएगा माइनस का सी अपॉन लैम्डा स्क्वायर इंटू डी लैम्डा। ठीक है, तो न्यू के स्थान पर तो ये वैल्यू लिखोगे सी बाई लैम्डा, डी न्यू के स्थान पर क्या लिखोगे, माइनस साइन को इग्नोर करते हुए लिखना है सी अपॉन लैम्डा स्क्वायर इंटू डी लैम्डा। तो इतना लिखोगे तुम तो ये आएगा तुम्हारे पास लास्ट में रिजल्ट लैम्डा की फॉर्म में एन लैम्डा डी लैम्डा बराबर 8 पाई अपॉन लैम्डा की पावर 4 इंटू डी लैम्डा। न्यू की जगह ये वैल्यू रखनी है, डी न्यू की जगह ये रखना है, तो क्या आएगा एन लैम्डा डी लैम्डा बराबर 8 पाई अपॉन लैम्डा की पावर 4 इंटू डी लैम्डा। ठीक है, तो ये अपने पास क्या आ गई, लैम्डा से लैम्डा प्लस डी लैम्डा तरंगदैर्घ्य परास में प्रति एकांक आयतन में कुल कंपन विधाओं की संख्या। ठीक है, अब हम जानते हैं कि ऊर्जा संविभाजन सिद्धांत से प्रत्येक कंपन विधा के संगत जो ऊर्जा होती है वो कितनी होती है, केटी। तो अगर इस वाले टर्म को किससे गुणा कर दूं मैं, केटी से गुणा कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगी, कुल ऊर्जा आ जाएगी। ठीक है ना, तो इसके बाद नीचे लिखो, चूंकि ऊर्जा संविभाजन सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक कंपन विधा के संगत, ऊर्जा संविभाजन सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक कंपन विधा के संगत औसत ऊर्जा केटी होती है, प्रत्येक कंपन विधा के संगत औसत ऊर्जा केटी होती है। अतः कृष्णिका से उत्सर्जित अप्रगामी तरंगों का ऊर्जा घनत्व, अतः कृष्णिका से उत्सर्जित अप्रगामी तरंगों का ऊर्जा घनत्व। ऊर्जा घनत्व क्यों बोल रहे हैं अपन, क्योंकि अपन ने यहाँ पे बात किसकी की है, प्रति एकांक आयतन की बात की है, इसलिए ऊर्जा ना बोल के अपन क्या बोल रहे हैं उसको ऊर्जा घनत्व। तो ऊर्जा घनत्व क्या हो जाएगा, यू लैम्डा डी लैम्डा बराबर केटी इंटू 8 पाई अपॉन लैम्डा की पावर 4 इंटू डी लैम्डा। ठीक है, यू लैम्डा डी लैम्डा बराबर 8 पाई केटी अपॉन लैम्डा की पावर 4 इंटू डी लैम्डा। तो ये जो समीकरण आई है इसी को अपन क्या बोलेंगे, रेले और जीन्स का विकिरण नियम। ये जो समीकरण है उसे क्या बोलेंगे, रेले और जीन्स का विकिरण नियम। तो नीचे लिख लो, यह समीकरण रेले व जीन्स के विकिरण नियम को प्रदर्शित करती है।
यह समीकरण रेले व जीन्स के विकिरण नियम को प्रदर्शित करती है। अब देखो ये लैम्डा की फॉर्म में लिखा है, इसको वापस से अगर न्यू की फॉर्म में चेंज करना है, यू न्यू डी न्यू बराबर, तो क्या कर सकते हो, लैम्डा की जगह तो कितना रखोगे, सी बाई न्यू, और डी लैम्डा की जगह कितना लिखोगे, देखो लैम्डा बराबर क्या है, सी बाई न्यू, डी लैम्डा कितना देगा, माइनस सी अपॉन न्यू स्क्वायर इंटू डी न्यू। तो सी बाई न्यू लिखना है और डी लैम्डा की जगह सी अपॉन न्यू स्क्वायर इंटू डी न्यू, लेकिन नेगेटिव साइन को इग्नोर करते हुए लिखना है। तो यू न्यू डी न्यू लिखो, कितना आता है, देखो अपने आप, यू न्यू डी न्यू तो ये आ जाएगा 8 पाई न्यू स्क्वायर अपॉन सी क्यू के टी इंटू डी न्यू। 8 पाई न्यू स्क्वायर अपॉन सी क्यू के टी इंटू डी न्यू, ठीक है ना। तो अगर आवर्ती की फॉर्म में लिखना है तो इस तरह से लिखेंगे नियम को, और तरंगदैर्घ्य की फॉर्म में लिखना है तो इस तरह से लिख देंगे, ठीक है। अभी थोड़ा सा और इसमें लिखना है अपन को, थोड़ा सा पॉइंट और रह गया, बाकी नियम का प्रतिपादन तो हो गया, नियम तो आ गया अपने पास। ये तो आवर्ती की फॉर्म में आ गया, ये किसकी फॉर्म में आ गया, तरंगदैर्घ्य की फॉर्म में आ गया, ठीक है ना। तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, अभी इसमें थोड़ा सा पार्ट और बाकी है, वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। थैंक यू।